कभी सोचा है एक बंदा सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी से लोगों से बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट लेके चला जाता है और फिर वही बंदा अपनी ही कंपनी को तबाह कर देता है। एक स्टार्टअप जो दुनिया को बदलना चाहता था, एक विजन जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर पागल हो चुके थे और एक कहानी जिसमें सक्सेस थी, ग्लैमर थी, लेकिन एंड में सिर्फ स्कैंडल और शर्म रह गई। They're running out of cash very quickly here. Sources have told Bloomberg that the company could run out of cash by next month. I was surprised at the vitriol and the speed with which investors apparently rejected what WeWork was trying to do. ये कहानी है WeWork की और इसके CEO एडम न्यूमन की, जिसका कहना था आई विल बी द फर्स्ट ट्रिलियनर। एक ऐसी जर्नी जिसमें स्टार्टअप कल्चर ने रिलीजन का रूप ले लिया और फाउंडर बन गया स्पिरिचुअल गुरु। WeWork जिसका वैल्यूएशन था 3.5 लाख करोड़। आप समझ लो कि उस टाइम पे ये कंपनी इन्फोसिस, एयरबीएनबी, टाटा मोटर उन सबसे बड़ी थी वैल्यूएशन में, बट वो सिर्फ 14 मंथ में ख़त्म हो गया। हाउ? और सबसे शॉकिंग बात, कंपनी डूब गई, इन्वेस्टर के पैसे जल गए, पर उसके स्कैमर फाउंडर न्यूमन को मिला 12,000 करोड़ इन बोनस। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये एक वार्निंग है उन सभी लोगों के लिए जो सिर्फ ड्रीम और विजन के नाम पे बिजनेस बनाते हैं और सोचते हैं पैसा और पावर सब कुछ है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एडम न्यूमन का राइज, WeWork का फॉल और उस बेचैनी भरे मोमेंट जब दुनिया भर के इन्वेस्टर ने बोला हमसे गलती हो गई। आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हर एंटरप्रेन्योर या सेल्फ मेड पर्सन को एक ना एक बार लाइफ में जरूर सुननी चाहिए। You put down the phone. You've nowhere to go. एडम न्यूमन, जिसका जन्म 1979 में इजराइल में हुआ था, जब वो 7 साल का था उनके पेरेंट का डाइवोर्स हो गया। उसके बाद एडम ने 13 अलग अलग जगहों पे ज़िंदगी गुजारी। बचपन में उसे डायलेक्सिया था, जिसके कारण स्टडी करने में उसे दिक्कत होती थी। उन्होंने इजराइल नेवी में जूनियर ऑफिसर के रूप में हेल्प दी, जहां उसने डिसिप्लिन और लीडरशिप का स्किल सीखा। 2001 में एडम न्यूयॉर्क आया एक सपने के साथ, मुझे अमीर बनना है। उसका हाइट 6 फुट 5 इंच, पर्सनैलिटी ज़बरदस्त, एनर्जी फुल ऑन और कॉन्फिडेंट तो पूछो ही मत। सेक्शन 2 अर्ली बिजनेस फॉल। न्यूयॉर्क आने के बाद एडम ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, एक ऐसा वुमेन शूज़ का बिजनेस जिसका हील फोल्ड हो जाता था। आइडिया सुना तो सबको लगा वाह, लेकिन जब किसी ने पहना तो उनका हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। डिज़ाइन डेंजरस था तो ये भी फेल हो गया। फिर एडम ने बेबी क्लोथ्स का बिजनेस खोला जिसका नाम था क्रोलर्स, जिसमें नी पैड्स लगे होते थे ताकि बेबीज को क्रॉलिंग में तकलीफ ना हो। थोड़ा चला लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ। एडम ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसे समझ आ गया ये बिजनेस उनको अमीर नहीं बना सकता, पर एडम ने हिम्मत नहीं हारी। सेक्शन 3 फ्रॉम ग्रीन डेस्क टू WeWork। एक दिन एडम एलिवेटर में बिना सूट और शूज़ के खड़ा थे और वहीं उनकी मुलाकात हुई मिगुएल मैकेलवे से। मिगुएल भी एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड से था और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने मिलकर ग्रीन डेस्क नाम का कोवर्किंग स्पेस शुरू किया, इको फ्रेंडली एंगल के साथ। बिजनेस चला, लेकिन एडम को बहुत बड़ा बनना था, एम्पायर बनाना था। ग्रीन डेस्क सेल कर दिया और 2010 में लॉन्च किया WeWork, एक ऐसा ऑफिस जहां फ्रीलांसर, स्टार्टअप्स सब एक कम्युनिटी की तरह काम कर रहे थे और उसका असली गेम यहीं पे शुरू होता है। सेक्शन 4 द यूनिक मॉडल ऑफ WeWork। WeWork का कॉन्सेप्ट सिंपल था, एक बिल्डिंग लो, उसको छोटे छोटे ऑफिसेस में डिवाइड कर दो और स्टार्टअप या फ्रीलांसर को रेंट पे दे दो। इसे आप सिंपल सा समझो, जैसे एक आदमी रूम को रेंट पे देता है, वैसे एडम ऑफिस को रेंट पे देता था, बट वहाँ पे सब कुछ रेडी मिलता था, लाइक फर्नीचर, वाईफाई, कॉफी, कॉन्फ्रेंस रूम। एडम ने कम्युनिटी को फोकस बनाया, नेटवर्किंग इवेंट, पार्टीज, हैप्पी आवर, सब कुछ होता था। WeWork एकदम कूल जगह बन गई और कंपनी का वैल्यूएशन स्काई रॉकेट होने लगा। हर सिटी में नए ऑफिसेस खुलने लगे और मानो एडम का सपना रियलिटी में बदल रहा था। सेक्शन 5 द ओवर द टॉप स्टाइल ऑफ एडम। बट अब सुनो सबसे शॉकिंग पार्ट। एडम न्यूमन एक मास्टर ब्रोक स्टोरी टेलर था। उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था वो इन्वेस्टर के सामने डायरेक्टली बोलता था
मैं दुनिया का पहला ट्रिलियनर बनूंगा, और लोग हंसने के बजाय इन्वेस्ट कर देते थे। 2016 से लेकर 2019 तक एडम ने वीवर के विजन को सिर्फ ऑफिस बिजनेस से उठाकर एक स्पिरिचुअल मूवमेंट बना दिया। वो बोलता था, वीवर का काम सिर्फ स्पेस देना नहीं है, हम दुनिया को बेटर बनाने आए हैं। उसने अपने मिशन स्टेटमेंट में लिखवा लिए, टू एलिवेट द वर्ल्ड्स कॉन्शियसनेस। अब आती है वो कहानी जो दुनिया के स्टार्टअप हिस्ट्री में ब्लंडर बन गई। वीवर का वैल्यूएशन 2014 में था लगभग $5 बिलियन, 2016 तक हो गया $16 बिलियन, 2018 में जंप होके $47 बिलियन वैल्यूएशन हो गया था। लगभग इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 3 लाख करोड़ होते हैं, और वो सब इन्वेस्टर के थे पैसे। और सबसे ज़्यादा शॉक करने वाला बात, सॉफ्टबैंक के इन्वेस्टमेंट ने सिर्फ 12 मिनट के मीटिंग में एडम को 32,000 करोड़ रुपीस दे दिए, सिर्फ 12 मिनट। क्योंकि एडम ने कहा, वीवर्क इज नॉट अ रियल एस्टेट कंपनी, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। उसने कहा, हम वी लाइव, वी ग्रो, वी स्कूल, हर चीज़ वी से स्टार्ट करेंगे। मसायोशी सन ने कहा, जो कि एक सॉफ्टबैंक के मैन लीडर थे, थिंक बिगर बी क्रेजियर। बट यही वैल्यूएशन के नाम पे सबसे बड़ा चाल खेला गया। विजन और ड्रीम के नाम पे पैसा आया, पर बिजनेस का बेस कमजोर था। एडम इतना पावरफुल बन गया था कि इन्वेस्टर और बोर्ड उसके बाद पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे। किसी ने फाइनेंसेस नहीं देखे, सिर्फ ड्रीम सुन के इन्वेस्ट करते थे। बट आप लोग सोचेंगे, जब लोग बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस तो देखेंगे ही। बट क्या हो जब $47 बिलियन का कंपनी पब्लिक नहीं प्राइवेट हो, मतलब अपने हिसाब से हम कंपनी के फाइनेंसेस सबमिट कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। पब्लिक कंपनी में आपको क्वार्टरली अपने प्रॉफिट, फाइनेंसेस, लायबिलिटीज, एसेट्स सभी शो करने पड़ते हैं। लेकिन एट द अदर हैंड प्राइवेट कंपनी में वो बात नहीं है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को मैनिपुलेट कर सकते हो। और इसी की वजह से किसी को नहीं पता चलता था कि कंपनी का बेस कंडीशन क्या है। एडम ने इसी का फायदा उठाकर इस कंपनी को रखा प्राइवेट, और इन्वेस्टर को अपने कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल और बिग ड्रीम विजन की हेल्प से $47 बिलियन का वैल्यूएशन तक रीच कर लिया। बट इस सब में एक कॉमन बात है, इफ़ यू हैव कम्युनिकेशन स्किल सो यू हैव टू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आपने सुकेश का कहानी तो देखा ही होगा। Nora Fatehi. For the first time, you will hear the whole Sukesh saga in her own words. How did Nora Fatehi end up getting entangled with the Tihar Gate scandal? प्रॉब्लम यही था, किसी भी इन्वेस्टर ने कंपनी के प्रॉफिट, लॉस, लायबिलिटीज, एसेट्स को नहीं देखा। रियलिटी में वो किसी को विजन में फंसा के रखा था या किसी को फेक लॉस या प्रॉफिट दिखाकर। एंड ये उस टाइम की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई थी, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं थी। $47 बिलियन वैल्यूएशन के बावजूद फिर भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करते थे? क्योंकि एडम ने बोला, हम सिर्फ एक ऑफिस कंपनी नहीं है, एक टेक रिवोल्यूशन है। आगे चलकर हम स्कूल खोलेंगे, वी ग्रो, अपार्टमेंट बनाएंगे, वी लाइव, हर चीज़ वी से शुरू होगी। और वो बोर्ड मीटिंग में बोलता था, हम एक दिन मार्स पे भी जाएंगे। वो क्या करता था कि इन्वेस्टर का पैसा लेके मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर अपने प्राइवेट जेट, कार्स एंड लग्जरी लाइफ पे उड़ाता था। एडम न्यूमैन की स्टाइल ही अलग थी। मीटिंग में टेक्विला शॉट्स, ऑफिस में स्केटबोर्ड, एम्प्लॉयज़ को फैमिली बोलना और कंपनी कल्चर को एक कल्ट की तरह बनाना। हर साल समर कैंप होता था, फेस्टिवल जैसे, जहां कॉन्सर्ट्स, अनलिमिटेड अल्कोहल और क्रेजी पार्टी होती थी। एम्प्लॉयज़ को लगता था कि हम सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ नहीं, एक मूवमेंट का पार्ट हैं। एडम ने कहा, हम दुनिया बदल रहे हैं। एक्स्ट्रा वेजेंट इन्वेस्टिंग होती थी, प्राइवेट जेट, लग्जरी लाइफ स्टाइल, हर चीज़ में ओवर द टॉप। सेक्शन नंबर 6, द प्रॉब्लम इन बिजनेस मॉडल। वीवर का बिजनेस मॉडल रिस्की था। कंपनी लॉन्ग टर्म लीज लेती थी, लेकिन टेनेंट, उसका मतलब किरायादार होता है, वो शॉर्ट टर्म पे आते थे। अगर टेनेंट छोड़ के चले गए तो कंपनी का लॉस होता था। लेकिन एडम उसको प्रॉफिट की तरह शो अप करता था कि हम इतने प्रॉफिट में हैं, हम इतने पूरे कर रहे हैं ड्रीम को। एडम इन्वेस्टर को बोलते थे, हम रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, टेक कंपनी है। लेकिन रियलिटी ये थी, कंपनी का काम प्रॉपर्टी को रेंट पे देना ही था। प्रॉफिट नहीं हो रहा था, सिर्फ ग्रोथ पे फोकस बनाया। लेकिन एडम इन्वेस्टर को बोलते रहे, जैसे फेसबुक स्टार्टिंग में लॉस किया था, हम लोग भी लॉस करके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। सेक्शन 7, कल्ट लाइक कल्चर एस कंट्रोवर्सी। कंपनी के अंदर कल्ट जैसा माहौल बन गया। बट एडम और उनकी वाइफ का इन्फ्लुएंस हर जगह था। स्पिरिचुअल टॉक, रैंडम प्रोजेक्ट ऑफ वी लाइव, वी ग्रो,
वीवर का परफ्यूम, सब कुछ ट्राई किया गया। कंपनी का पैसा पर्सनल इन्वेस्टमेंट और लेविस लाइफस्टाइल में जा रहा था, बजाय एक प्रॉफिट सॉलिड मॉडल निकाले। मीडिया का क्वेश्चन उठना शुरू हो गया, इन्वेस्टर ने भी डाउट करना शुरू कर दिया। सेक्शन 8 द डाउनफॉल ऑफ वीवर्क। 2019 में वीवर्क ने आईपीओ फाइल किया, मतलब कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाना था। आईपीओ से पहले सभी इन्वेस्टर सोच रहे थे कंपनी रॉकेट बनने वाली है, क्योंकि एडम ने पहले किसी को नहीं बताया था कि कंपनी का इतना बुरा हाल हो रहा है। वो सबको ड्रीम, लेविस लाइफस्टाइल एंड ऑफिस के कम्युनिटी को दिखाता था, बट रियल प्रॉफिट एंड लॉस किसी को नहीं शो करता था। बस हवा हवा में इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट किया जा रहा था। लेकिन जब फाइनेंशियल पब्लिक हुआ तो सब शॉक में रह गए, क्योंकि कंपनी हैवी लॉस में थी। कंपनी का पर्सनल डिसीजन, कंपनीज के नाम पे प्रॉपर्टीज बाय करना और अपने आप को लोन देना, ये सब एक्सपोज हो गया। बोर्ड ने एडम को सीईओ से हटा दिया, आईपीओ कैंसिल हो गए। लेकिन तब भी एडम बोला, मुझे सीईओ से हटने का 12,000 करोड़ एग्जिट बोनस चाहिए, तो उसे मिला भी। कैसे कैसे करके उससे ले लिया, बट कंपनी की वैल्यूएशन $47 बिलियन से एकदम क्रैश हो गई। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई और 2023 में वीवर्क ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। सेक्शन नंबर 9 लेसन्स एज कंक्लूजन। तो एडम न्यूमैन की पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट, कम्युनिकेशन स्किल वीवर्क को टॉप पे पहुंचा दिया। लेकिन इन्वेस्टर के साथ स्कैम करना, झूठे प्रॉफिट एंड लॉस शो करना, बट कंपनी का एक सॉलिड प्रॉफिट मॉडल ना निकालना और खुद लेविस लाइफस्टाइल जीना, यही कंपनी के डाउनफॉल के रीजन बने। विजन होना ज़रूरी है, लेकिन रियलिटी को समझना और डिसिप्लिन में जीना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवर की कहानी एक वार्निंग है कि सिर्फ बड़ा सपना दिखाना काफ़ी नहीं होता इन्वेस्टर को, उसको सही तरीके से चलना भी आना चाहिए एंड प्रॉफिट मॉडल निकालना भी आना चाहिए। ये नहीं कि हम हवा हवा में सबको ड्रीम लाइफस्टाइल दे रहे हैं और कंपनी को खोखला बनाते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, विजन और रियलिटी में इतना गैप क्यों हो गया? कमेंट इन द सेक्शन। सो इफ यू वांट टू मोर business stories like this, so you can save my channel on your playlist. तब तक के लिए keep learning, keep growing. Thanks for watching. Kanhaiya Singh signing off.